हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम 8th यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी स्टेबल होता है और प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है। मे बी ये सिचुएशन भी हो सकती है कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना बने, बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बने जो स्टेबल ना हो और रिएक्शन वहां पे ना रुके। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एंड बोथ आर स्टेबल। दोनों क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन भी क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन में कहते हैं इट इज द रिएक्शन in which a stable nucleus is converted into another stable nucleus by bombarding the suitable high energy particles. By bombarding the suitable high energy particle. क्लियर? आप ध्यान रखोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसके अंदर एक स्टेबल न्यूक्लियस किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है बाय बॉम्बार्डिंग द हाई एनर्जी पार्टिकल्स। एंड जनरली ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं इनको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं कोई भी एक एटम लेता हूं XZA। मैंने कोई भी एक एटम ले लिया XZA। क्लियर? इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करता हूं मैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2He4। क्लियर? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहते हैं। तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो होगा Z+2 और मास नंबर होगा A+4। क्लियर? अब मान लीजिए ये अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करता है? प्रोटॉन को रिलीज करता है। प्रोटॉन को रिलीज करता है मतलब 1H1। अब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो होगा Z+1 और मास नंबर होगा A+3। और ये मान लो क्या था? स्टेबल। और साथ में क्या होगा? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवोल्व आउट होगी। तो यहां पे Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, ये क्या है? ये जो आपका XZA है इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। जो रिएक्टेंट था, जो स्टेबल था, जो एग्जैक्टली फाइनल बना उसको कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस। दैट इज डॉटर न्यूक्लियस। क्लियर? ये जो बना दिस इज द कंपाउंड न्यूक्लियस। ये अपने आप में कंपाउंड न्यूक्लियस है, बट इट इज अनस्टेबल। ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है, ये कंपाउंड न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल है। और इसी ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन को रिलीज किया था। एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल।
ये हाई एनर्जी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। दैट वन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। एंड दिस इज द प्रोटॉन, एंड द Q वैल्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। This reaction is known as alpha proton reaction। इसको हम क्या बोलते हैं, एक अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो जनरली 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे होते हैं। फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन आर ओबेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा अगर हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे होते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन होते हैं, उसी तरह किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपके कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे होते हैं। तो आप कहेंगे फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन आर ओबेड, या क्या कहते हैं, आर फॉलोड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, या जो आप कहना चाहो, फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन आर ओबेड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह दीजिए, या इसको कह दीजिए एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर लेफ्ट में होगा वही एटॉमिक नंबर राइट में होगा। ठीक है ना, किसी भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर जो एटॉमिक नंबर लेफ्ट में होगा वही एटॉमिक नंबर किस में होगा, राइट में होगा। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, मास नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर भी कह सकते हैं। बाकी दो सिंपल हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 4 लॉ हैं जो बेसिकली किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ओबे होंगे। अब एक आता है बेटा, दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। बेसिकली आप दोनों में डिफरेंस कह सकते हैं, या आप बेसिकली दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या बताओगे, पहला पॉइंट कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस in which a heavy nucleus
in which a heavy nucleus splits into in which a heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei, splits into two or more लाइटर न्यूक्लियाई। क्लियर? दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। जबकि अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो फ्यूजन क्या होगा बेटा? इट इज द प्रोसेस in which two or more lighter nuclei combine to form a heavy nucleus, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे। किस लिए? टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, किसी हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट सुनिए, इन दिस प्रोसेस large amount of energy is evolved out, large amount of energy is emitted out। इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवोल्व आउट होती है। जबकि फ्यूजन के अंदर बेटा इससे भी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवोल्व आउट होती है। तो क्या बताएंगे? इन दिस प्रोसेस very large amount of energy is evolved out, very large amount of energy is evolved out, very large amount of energy is emitted out, which is very high, in comparison to न्यूक्लियर फिजन, जो कि न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में क्या होगी बेटा? काफी ज्यादा होगी। अब बेटा सुनिए, जो न्यूक्लियर फिजन है वो बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है। तो देखिए क्या बताएंगे? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, this process is carried out at normal temperature, बेटा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कैरिड आउट होगा, जबकि ये एक हाई टेम्परेचर पे कैरिड आउट होगा। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट very high temperature, carried out at very high temperature। ये क्या होगा बेटा? वेरी हाई टेम्परेचर पे ही कैरिड आउट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस। तो बेसिकली आप अलग अलग समझ सकते हैं, डिफरेंस के तौर पे करना चाहें डिफरेंस के तौर पे कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो देखिए शुरू करते हैं। दैट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब समझिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है। मान लीजिए यूरेनियम का आइसोटोप है यूरेनियम
92 235। इसके ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराता है। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन इज स्लो मूविंग। तो उस टाइम पे ये यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। क्या बताया मैंने? एक यूरेनियम का आइसोटोप है 92 235, उसके ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराया, तो मैंने क्या बताया? ये टूट जाएगा। किस किस में टूट जाएगा? इन बेरियम एंड क्रिप्टॉन। किस किस में टूटेगा बेटा? बेरियम में टूटेगा और क्रिप्टॉन में टूटेगा। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा। साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवोल्व्ड आउट। बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गया, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब सिचुएशन क्या है बेटा? ये तीनों न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम एटम से टकराएंगे। किससे टकराएंगे? 3 यूरेनियम एटम से टकराएंगे। 1 2 3। ये यूरेनियम एटम भी बेरियम क्रिप्टॉन में टूटेंगे। बेरियम क्रिप्टॉन में टूटेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन में टूटेंगे। साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेंगे। 3 3 3 हो जाएंगे। टोटल 9 न्यूट्रॉन्स हुए। ये 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर 9 यूरेनियम एटम से टकराएंगे, 27 रिलीज होंगे और ये रिएक्शन आगे तक चलती रहेगी। इसको कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो देखिए, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या बताएंगे? इफ ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन strike to the uranium 92 235 atom, then it break off into barium and krypton। तो उस टाइम पे आप क्या बताएंगे? ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बेटा? बेरियम एंड क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। then it break off into बेरियम एंड क्रिप्टॉन। किस में टूटेगा बेटा? बेरियम एंड क्रिप्टॉन में टूटेगा। एंड 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज अप एंड नियर अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इवोल्व्ड आउट and nearly 200 million electron volt energy emitted out। These 3 neutrons further strike with 3 uranium atoms, further strike with 3 uranium atoms and 9 neutrons release up, large amount of energy evolved out, large amount of energy emitted out, and this process goes on continuous, and this process goes on and known as nuclear chain reaction, known as nuclear चेन रिएक्शन। और बेटा इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार ये रिएक्शन आ जाती है, तो आप बेरियम और क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर, मास नंबर को ध्यान में रखेंगे। बेरियम है 56
141, क्रिप्टॉन है 3692 एंड न्यूट्रॉन तो 01 है ही। तो देखिए एक बार मैच कर लीजिए। लेफ्ट साइड में टोटल एटॉमिक नंबर 92 प्लस 0 92, राइट साइड में 56 प्लस 36 प्लस 0 आपका वही 92 आया। ऊपर 235 प्लस 1 236, 141 प्लस 92 और प्लस 3 है ना ये। तो इस तरह से इधर भी कितना आ गया 236। तो क्लियर हो गया जो हमने अभी अभी बताया था कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। क्लियर। अब आएंगे नोट में डालेंगे कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड भी हो सकती है और अनकंट्रोल्ड भी, लेकिन उससे पहले लिखिए पॉइंट्स टू kept the nuclear chain reaction self propagating, kept the nuclear chain reaction self propagating। हमारी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सेल्फ प्रोपेगेटिंग बनाना है। सेल्फ प्रोपेगेटिंग जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हमने क्या बनाना है बेटा, सेल्फ प्रोपेगेटिंग बनाना है। सेल्फ प्रोपेगेटिंग का मतलब क्या है, शुरू हो तो अपने आप कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो सेल्फ प्रोपेगेटिंग बनाने के लिए पहला पॉइंट है कि आपके सिस्टम से न्यूट्रॉन्स अमिटेड आउट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, किसी भी कंटेनर में हमने एक न्यूट्रॉन को ड्रॉप किया, वो यूरेनियम एटम पे टकराया, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अगर वो तीनों न्यूट्रॉन जंप करके उस सिस्टम से बाहर आ गए तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, सेल्फ प्रोपेगेटिंग नहीं रहेगी। इस तरह से जंप करके बाहर आने का मतलब क्या है, लीकेज हो गए। तो आप क्या बताओगे, देयर शुड बी नो एनी लीकेज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन सेल्फ प्रोपेगेटिंग रहे तो आपने क्या होना चाहिए, द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स में बी रिड्यूस्ड। तो आप सिंपल कह सकते हैं देयर शुड बी नो एनी लीकेज, there should be no any leakage of free neutrons from the system सिस्टम में से किसी तरह के न्यूट्रॉन्स की लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई ऐसा इंप्योरिटी एटम नहीं होना चाहिए जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। तो आप क्या बताओगे, देयर शुड बी नो एनी इंप्योरिटी एटम, देयर शुड बी नो एनी इंप्योरिटी एटम which can absorb free neutrons, which can absorb free neutrons। ऐसा कोई इंप्योरिटी एटम नहीं होना चाहिए जो फ्री न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तीसरी बात, बेटा यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, 92 233, 92 235 और 92 238। इसमें जो 235 है वही रिएक्शन शो करता है। जो 233 और 238 आइसोटोप हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन सेल्फ प्रोपेगेटिंग रहे तो आपने प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा यूरेनियम 92 235। तो आप क्या बताओगे, देयर शुड बी प्योर फॉर्म of uranium 92 235 because isotopes 92 233 and 92 238
एब्जॉर्ब द फ्री न्यूट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्शन सेल्फ प्रोपेगेटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर आप चाहते हो रिएक्शन सेल्फ प्रोपेगेटिंग रहे तो आपको प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा यूरेनियम 92-235। एंड लास्ट वन पॉइंट कह सकते हैं, द साइज ऑफ यूरेनियम ब्लॉक, द साइज ऑफ यूरेनियम ब्लॉक must be greater than critical size to make the nuclear chain reaction self propagating, to make the nuclear chain reaction self propagating। क्लियर। एक आता है रिप्रोडक्शन फैक्टर, ध्यान रखना, दैट इज रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर को K से डिनोट करते हैं और ये अपने आप में रेशियो है। किस किस का रेशियो है, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स to the rate of loss of neutrons, to the rate of loss of neutrons। अब देखिए प्रोडक्शन का तो एक ही रेट है कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, लॉस के कई सारे रेट हैं, लीकेज भी लॉस में आएगा, एब्जॉर्प्शन बाय इंप्योरिटी एटम भी लॉस में आएगा, एब्जॉर्प्शन बाय आइसोटोप भी किस में आएगा, लॉस में आएगा। और ध्यान रखना रिप्रोडक्शन फैक्टर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर इक्वल टू 1 का मतलब है रिएक्शन स्टडी होगी या सब्सटेंस होगी, रिएक्शन विल बी स्टडी, रिएक्शन विल बी स्टडी, कांस्टेंट रेट पे चलती रहेगी, विल बी स्टडी। रिएक्शन क्या होगी, एकदम स्टडी रेट से, कांस्टेंट रेट से चलती रहेगी। अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन एक्सेलरेट होगी, तो उस टाइम पे रिएक्शन विल एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट होके क्या बनाएगी, एटॉमिक बॉम्ब। एक्सेलरेट होके क्या बनेगा, एटॉमिक बॉम्ब बनेगा। और K इज लेस देन का मतलब क्या है, रिएक्शन हाल्ट हो जाएगी, रिएक्शन विल हाल्ट। हाल्ट मतलब क्या है, रुक जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन विल हाल्ट। क्लियर। और ये इसके साथ बताया है, एक्सेलरेट का मतलब क्या है, आगे जाके एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा वो। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, चेन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, कंट्रोल्ड भी और अनकंट्रोल्ड भी। जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड भी हो सकती है। अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यूज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस में यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां न्यूक्लियर एनर्जी कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज की जाती है।
और अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, अगर आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, अनकंट्रोल्ड है, तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यूज होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, और जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज होती है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज होगी, और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज होगी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब। क्लियर? तो इतना करेंगे और लगभग आपकी एटम एंड न्यूक्लियाई वाली यूनिट कंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज क्या क्या किया? आज हमने पढ़ा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, देन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सेल्फ प्रोपेगेटिंग कैसे बनाया जाएगा, एंड द रिप्रोडक्शन फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।